अस्सलामु अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा मुझे एक दफ़ा फिर से ज़रा कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको और मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। ग्रेट। Assalamu alaikum to everyone. I hope and I pray that you are doing good by the grace of Allah. उम्मीद और दुआ करता हूँ सब खैर आफियत से हैं। अच्छा भाई, today is the orientation session, the first session, the orientation session of CFAP 5 tax planning and practices. Tax planning and practices के बारे में, खैर टैक्सेशन के सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। यू हैव बीन थ्रू दिस सब्जेक्ट इन योर सीए इंटर। ये है क्या सब्जेक्ट, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये सब आप लोगों को पता है। अच्छा, एक चीज नहीं पता वो ये कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो कवरेज है, जो इसका असल चेहरा है, वो आपको सीए फाइनल में देखने को मिलेगा। सीए इंटर के अंदर ऑब्वियसली कोर्स कवरेज एक लिमिटेड हद तक थी, लेकिन सीए फाइनल के अंदर whatever comes under the ambit of taxation is covered in your course. Okay, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, काफी सारी चीजें हम देखेंगे कोर्स में क्या क्या चीजें कवर्ड है। अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, सबसे पहले a brief introduction about myself. My name is Munir Muhammad Shafi. I'm a fellow chartered accountant from Institute of Chartered Accountants of Pakistan and a fellow member of ACCA as well. Currently, I'm associated with my own firm, HM Chartered Accountants, as a managing partner. And I have been in audit and tax practice since last many years. ICAP की, ACCA पाकिस्तान की कई टेक्निकल और प्रोफेशनल कमेटीज का मेंबर रहा हूं और अभी भी हूं। Alhamdulillah, it has been now more than 10 years in the field of practical field professional experience of chartered accountancy. कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी और ईमेल एड्रेस भी, ठीक है। अच्छा भाई, चूंकि Alhamdulillah, I have been teaching taxation. I have been in tax practice, tax and audit practice since last many years. So I'll try my level best, inshallah. Inshallah, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि inshallah I'll try my level best that I try to make this subject as easy as possible. Okay? देखो, सब्जेक्ट तो मुश्किल है, सारे सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं, हर चीज मुश्किल होती है, लेकिन उसको आसान करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। कोशिश हमारे हाथ में है, जो हम इंशाल्लाह करेंगे। आपके हाथ में कोशिश है, जो आप करेंगे और अल्लाह पाक से मदद तलब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कोर्स और उसमें कोई भी चीज जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारे लिए अल्लाह पाक आसान कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, ये मार्किंग ग्रिड है, ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है। इस सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। अभी सब्जेक्ट में है क्या, कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। So this is a broad overview of the subject. सब्जेक्ट के कितने पोर्शन हैं? 3 पोर्शन हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एफईडी, and third portion is ethics. Okay, टीचिंग आवर्स भी आपके सामने मेंशन्ड हैं, वेटेज भी आपके सामने मेंशन्ड है, कितनी कितनी वेटेज होती है। और बहर तौर जब हम पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने वैसे ही आ जाएंगी। A professional student, who is a professional student? A professional student is one which covers holistically, ठीक है। मेजर सारी चीजें आपने कवर करनी है। देखो, लॉ तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे लॉज हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर्ड है।
बहुत सारी चीजें। क्या हम हर सेक्शन का हर वर्ड पढ़ सकते हैं? क्या हम हर सेक्शन का हर वर्ड समझ सकते हैं? जाहिर सी बात है, हमारे पास टाइम कम है, आपके पास टाइम कम है, सब्जेक्ट ज्यादा हैं, फर्म्स में एंगेज्ड हैं, सो ऑब्वियसली आवर फोकस्ड विल बी एग्जाम स्पेसिफिक। हर सेक्शन की हर लाइन हमारा फोकस नहीं होगी, हाँ, लेकिन हर वो एरिया जो एग्जामिनर फोकस करता है और टारगेट करता है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो टैक्स प्रैक्टिस से रिलेट करते हैं, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज से रिलेट करते हैं। ऑब्वियसली एग्जामिनर उनको टेस्ट नहीं करता और वो एग्जामिनेबल नहीं होते, ठीक है। सो बीइंग अ ट्यूटर, आई विल गाइड यू दैट व्हाट इज एग्जामिनेबल। Being a prudent student, you will get to know what is examinable, which are the core areas, which are the main areas जिससे आपका पेपर निकलेगा। जहां तक लॉ का ताल्लुक है, लॉ आपके पास आपके हाथों में मौजूद होगा when you will be going in the examination। आपको पता है कि अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपके पास बेयर एक्ट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगा, सो यू डू नॉट नीड टू वरी, ठीक है। अच्छा, उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं जरा इस मार्किंग ग्रिड और टीचिंग आवर्स के ऊपर बात करूंगा। इनकम टैक्स 50 to 60% मेजर कोर्स है, बहुत मेजर डिस्कशन है, टेक्निकल एरियाज काफी सारे हैं। एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं तो सी इंटर में चूंकि आप लोगों ने टैक्सेशन पढ़ा है तो आपको पता है हेड्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कशन है, ना सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बल्कि सीए फाइनल के अंदर जो मेन आपका जो डिस्कशन है, ये जो मेन फोकस एरिया है, वो फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, सिनेरियोज विद होल्डिंग और एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर नहीं खेल रहे होंगे, यहाँ पर आप फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम और एक ही सवाल के अंदर मल्टीपल एफटीआर की इनकम आ रही होंगी, मल्टीपल मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम आ रही होगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम की अलग आ रही होगी, एंड यू हैव टू सी हाउ ऑल दीज इनकम्स एंड देयर टैक्सेशन आर coordinating with each other, ठीक है। इनकम टैक्स, a big area, major area of discussion. Then we have sales tax and FED। sales tax and FED again, जैसे आपको पता है सी इंटर के अंदर आपने इसका आइडिया लिया हुआ है, सेल्स टैक्स का एफईडी का तो नहीं लिया हुआ। सेल्स टैक्स में ना सिर्फ फेडरल सेल्स टैक्स है बल्कि यू हैव प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एज वेल। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी है। अभी देखते हैं क्या चीजें हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का भी लॉ आपके कोर्स का पार्ट है। तो कोर्स तो बहुत बड़ा है, देखा जाए तो कोर्स तो इतना बड़ा है कि इसको समेटते समेटते मतलब साल भी लग सकता है। बट ऑब्वियसली we know what are examinable areas, we know how to target and focus exams, and inshallah taala we will do it by the grace of Allah। फिर एथिक्स का पोर्शन है, एथिक्स का पोर्शन वैसा ही है जैसे सी एंटर में था, वही एस्पेक्ट्स वही एरियाज हैं जो यहाँ पर एग्जामिनर टेस्ट करता है। एथिक्स 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 एथिक्स, एग्जामिनर थोड़ा फोकस रहता है एथिक्स के ऊपर। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर, बहुत सी एंटर के सब्जेक्ट्स में हमने एथिक्स पढ़ा, सी ए फाइनल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एथिक्स पढ़ना, टैक्स में भी ऑब्वियसली एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और पढ़ाया क्यों जाता है एथिक्स? ताकि हम एथिकल हो जाए, ठीक है। सो वी आर obviously we are aspiring to be chartered accountants, we are chartered accountants, and we are representing ICAP, Institute of Chartered Accountants of Pakistan। So obviously the reputation of the institute is linked with the conduct of its members, ठीक है। तो एथिक्स का बड़ा रोल है। तो ऑब्वियसली एरिया आसान है, लेकिन ये आसान एरिया आपसे आपके 5 से 10 मार्क्स बना देता है एग्जाम के अंदर। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इतना सिंपल एरिया है कि ये तो आप जब खुद रीड करेंगे तो वही कवरेज हो जाएगी। ऑब्वियसली इसको हम ओवरव्यू डिस्कस कर लेंगे, इसका मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट दिस इज सच एन एरिया which is not technical, which even does not require any discussion, and even it will even then fetch you 5 to 10 marks, okay। अच्छा, ये हो गई मोटी मोटी बात है। अब आए थोड़ा सा डिटेल में ड्रिल करते हैं कि इस कोर्स में है क्या हमारे लिए। ओके, एक वीडियो ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने फाइनेंस एक्ट की जितनी भी मेजर चेंजेस थी उसके ऊपर एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जो 2020 टैक्स ईयर 2024 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो यू के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। आई विल आल्सो शेयर द लिंक।
जिसके अंदर बजट का ओवरव्यू और फाइनेंस एक्ट के जो चेंजेस थे, जो जो की चेंजेस हैं, मैंने उन सब का ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया है। ठीक है, वो अभी आप देखेंगे, एंड देन we are starting the discussion for the upcoming attempt of summer 2024. ठीक है, sure. Let me open few documents. Exam guidance. Syllabus. अच्छा भाई, तो जरा मुझे अब ये बता दें कि क्या आपके पास मेरी स्क्रीन विजिबल है? ग्रेट। अच्छा भाई, मजीद थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं अबाउट द कोर्स। मॉकिंग ग्रेड, एरियाज, वेटेज, टीचिंग आवर्स, ये हमने डिस्कस कर लिए। चलो, अब की एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। अच्छा, ये ऐसी चीज है, ये सिलेबस एरिया, ये डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसी चीज है कि जिस पर बार बार नजर नहीं पड़ती साल में। ये एक ही दफा नजर पड़ती है, और ये तब पड़ती है जब हम ओरिएंटेशन सेशन डिस्कस कर रहे होते हैं। What it is worth having at least one look at what are you going to study, what is required from your end, आपसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है और हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, आओ, इनकम टैक्स में एग्जामिनर क्या चाह रहा है? Compute income under various heads of income and tax thereon. Apply provisions of law relating to losses, deductible allowances, tax credits and other tax concessions. आपने पढ़ा हुआ है ये सारा। अच्छा, प्रोफिशिएंसी लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, प्रोफिशिएंसी लेवल है क्या? अच्छा भाई, आ जाओ, पहले देखते हैं प्रोफिशिएंसी लेवल किसको कहते हैं। द प्रोफिशिएंसी लेवल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिच ऑफ द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन टेकिंग एक्शन। द लेवल्स आर P1, P2 एंड P3। चलो, इसका मतलब ये है, P1, अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाऊं,
तो P1 वाले एरियाज वो एरियाज होंगे which will not be very complex, or the examination will not test the metal out of it. थोड़े बेसिक लेवल के. P2 अगर आप देखें, typically learning outcome is in a competence area focus on independently applying, comparing, analyzing, and underlining principle of theories to complete the work, assignment, decision making, combining technical competence and professional skill to complete the work assignments. और हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमारी जो नॉलेज है वो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करनी है. Applying professional values and ethics, presenting information and explaining ideas in a clear manner using oral and written communication. Learning outcomes at intermediate level relate to work environments that are characterized at moderate level of ambiguity, complexity, and uncertainty. बहुत अच्छी बात. अच्छा, और जरा टी देख लेते हैं. टेस्टिंग लेवल. प्रोफिशिएंसी की बात हो गई, अब टेस्टिंग लेवल की बात. The maximum limit per topic and maximum aggregate limit of T1 topics will be 8 marks and 35 marks respectively in an attempt. ना बड़ा गैप. आई क्या पे बता के थोड़ी देखो भाई. T2 maximum limit per topic of this level 2 will be 20 marks. Maximum limit per topic level 3 will be 25 marks. 20 मार्क से का टेस्ट हो सकता है T2 वाला एरिया. 25 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है T3 वाला एरिया, और T1 वाला एरिया 8 से लेकर 35 मार्क तक टेस्ट हो सकता है. ठीक है. Any new topic included in the syllabus will be tested in first attempt at level 1, irrespective of testing level mentioned in the syllabus. Any amendment or replacement of existing law will not be considered the exclusion of a new topic in the syllabus. ठीक है. इसका मतलब कि अगर तो कोई न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है तो वो T1 लेवल पर ही टेस्ट होगा. अब आ जाओ, चलो, तो कंप्यूटेशन. Compute income under various heads of income and tax thereon and apply a provision of law relating to losses, deductible allowances, tax credits, and other tax concessions. Proficiency level P2, moderate complexity, and testing level T3 यानी कि 25 मार्क्स तक का. Advice on return assessment appeal, records, audit, advance tax, withholding tax, minimum tax, final tax. ऐसे देख रहे हो, ये मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स, मैंने आपको बताया कि ये वाली जितनी भी चीजें हैं. अच्छा, रिटर्न असेसमेंट अपील रिकॉर्ड ऑडिट, ये थियोरेटिकल एरियाज हैं, आते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपके काफी सारे जो एरियाज, काफी सारे जो क्वेश्चन हैं वो एडवांस टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स, मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स, इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं. ठीक है. एंड यू कैन सी द प्रोफिशिएंसी लेवल इज P3. एडवाइस ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन हो गई, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स हो गए, ये सारी चीजें. एडवाइस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्सेशन. ऑर्गेनाइजेशन को आपको एडवाइस भी करना पड़ सकता है. मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में 1-2 टाइम पहले ही कि भाई किस मोड ऑफ बिजनेस के अंदर सबसे कम टैक्स लगेगा. कंपनी बनाने में फायदा है, एओपी बनाने में फायदा है, या इंडिविजुअल बिजनेस करने में फायदा है. ठीक है भाई. ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस बिजनेस को कैसे परस्यू करे. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट. ठीक है. चलो, सेल्स टैक्स एंड एफईडी आप ये देख सकते हैं कि P3 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 P3. एफईडी P2, एथिक्स थ्योरेटिकल पोर्शन ही है. अब जरा ये देख लें कि सेल्स टैक्स तो एग्जामिनर कह रहा है कि P3 लेवल के ऊपर एग्जामिन होगा. ठीक है. P3 लेवल के ऊपर, और ना सिर्फ इसमें फेडरल सेल्स टैक्स है, बल्कि इसके अंदर अगर आप और करें तो सर्विसेज वाला भी सेल्स टैक्स मौजूद है. ठीक है. तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके कोर्स के अंदर क्या है, कितना है, इसका जवाब ये है कि मत पूछो कितना है, बस पढ़ते जाओ, सब है. ठीक है. लेकिन जब हम टॉपिक्स को देखेंगे, पास्ट एग्जाम पेपर्स को देखेंगे, वील गेट टू नो दैट व्हिच आर द की एरियाज, एग्जामिनेबल एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज. ठीक है. अच्छा भाई, ये इसका डिटेल्ड डाइसेक्शन है. ठीक है. कौन से एरियाज, कौन से सेक्शंस. तो
खुलासा इसका ये, लुबे लुबाब इसका ये है कि आप देखेंगे तकरीबन सारे ही सेक्शंस कवर्ड है। ठीक होगी बात, और आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर एनटीआर, एफटीआर एंड मिनिमम टैक्सेस, 12 to 40, 113, 113C, 168 to 169। इधर इंट्रोडक्शन के अंदर ये वाले सारे सेक्शंस आ गए आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, एग्जेम्पशंस, टैक्स कंसेशंस, लॉसेस। सो ऑब्वियसली चूंकि ये ओपन बुक एग्जाम है, बेयर एक्ट हमारे पास मौजूद है, तो सोर्स हमारा क्या होगा? सोर्स हमारा इनकम टैक्स लॉ होगा। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सिर्फ इंक्लूडेड नहीं है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सिर्फ इंक्लूडेड नहीं है, इनकम टैक्स रूल्स भी इंक्लूडेड है। सर क्या रूल्स भी हमें सारे पता होने चाहिए? ऑल रेलेवेंट रूल्स आपको पता होने चाहिए, सारे तो नहीं लेकिन रेलेवेंट रूल्स, यानी कि आपके सेक्शन से जितने जितने रूल्स पर्टेन कर रहे होंगे, की रूल्स होंगे, आपको पता होने चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? रेलेवेंट नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एंड रूल्स मेड देयर अंडर मॉडल डबल टैक्स ट्रीटी स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटी से रिलेटेड चीज नहीं आता, लेकिन यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि भाई डबल टैक्स ट्रीटी है क्या, कैसी होती है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सर्कुलर लेटर, सब सब आपको पता होने चाहिए, जो भी रेलेवेंट होंगे। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एसआरओ क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर लेटर क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। सेल्स टैक्स एंड एफईडी, देखिए उसके भी सेक्शंस तो मेंशन्ड हैं, लेकिन इन शॉर्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। सेल्स टैक्स रूल्स कवर्ड है, एफईडी कवर्ड है, एफईडी के अंदर क्या क्या कवर्ड है, चाहे देख भी लो। एफईडी के अंदर नोटिफिकेशन सर्कुलर जनरल अंडर एफईडी एक्ट रेलेवेंट टू चैप्टर 1 and 2। ठीक है, जब हम एफईडी देखेंगे तो डिटेल में इससे बस की बातें करेंगे। एथिक्स के अंदर कोड ऑफ एथिक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एरियाज कवर्ड हैं, जो आप ऑडिट के पेपर में या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, और अगर सीए फाइनल का आपने नहीं भी पढ़ा तो सीए इंटर का पढ़ा है आपने काफी हद तक। ठीक है, so this is about the course outline of CA final। CFAP general guidance, और देखो scope of study is applicable in all examinations। मैं आता हूं खास तौर पर इस पर, आपके लिए लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा, अमेंडमेंट्स कौन कौन सी एप्लीकेबल होंगी। If you talk about CFAP 5, CFAP 5 की अगर हम बात करें तो provided the Finance Act or Ordinance and Notification Circular relating to Finance Act or Ordinance issued 4 months prior to the month of examination shall be considered forming part of the syllabus in case of CFAP and MSA। ठीक है, तो एग्जाम से 4 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट, जो नोटिफिकेशन, जो सर्कुलर इशू हो गया, रेलेवेंट है आपसे, कोर्स का पार्ट है आपके। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, तो आपके लिए अगर कोई चीज फर्स्ट फैब तक इशू हो गई है तो वो समर में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बातें हो रही हैं टैक्स रेट चेंज की, बातें हो रही हैं, हो सकता है स्लैब रेट्स चेंज हो जाए, हो सकता है रेट्स में कुछ चेंजेस आ जाए, और अगर वो चेंजेस आ गई फर्स्ट फेब से पहले पहले तक, फर्स्ट फेब तक, वो आपके लिए एग्जामिनेबल होगी, वो आपके लिए टेस्टेबल होगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है बेटा, ये जो बातें हम कर रहे हैं, क्या ये बातें आपको क्लियर है बेटा? आसान बातें हैं, इजी इजी बातें हैं। CFAP 5 tax planning and practices open book policy है। पिछला attempt was the first attempt when this paper was tested in a computer based examination format। computer based exam
पेपर बन चुका है ये। लास्ट अटेम्प्ट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट कि जब स्टूडेंट्स ने इसको सीबीई एग्जाम दिया, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स वाज गुड। ठीक है, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंदर बाहर तो ओवरऑल आपको फायदा ही होता है। सही, फर्म के अंदर हम लोग कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप करके बना रहे होते हैं, तो टाइपिंग स्पीड तेज होती है। इट हेल्प्स यू, इट विल हेल्प यू। ठीक है, बाहर तो और लुबे लुबाब ये है कि अब चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीवीई एग्जाम है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इसका इंटरफेस कैसा है। ठीक है, एग्जामिनेशन का इंटरफेस कैसा है, वो सॉफ्टवेयर आईकैप ने ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एरिया के अंदर रखा हुआ भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको इंस्टॉल करके उसको रन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए उसने एक डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले फंक्शन अवेलेबल है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक्सेल वाला नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है कि अगर आपको कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करनी है तो आपने एक्सेल वाले कुछ चीज को यूज कर लेना। भाई हम जब बाय हैंड पेपर सॉल्व करते हैं तो भी हम यही करते हैं ना, या तो लिखते हैं। तो ठीक है भाई, इफ यू हैव टू नरेट समथिंग, इफ यू हैव टू नरेट एनी आंसर, use the Microsoft Word dialog box. And if you have to calculate anything, if you have to make a pro forma of an answer, computation करनी है, नॉर्मल टैक्स निकालना है, नॉर्मल टैक्स, मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन की कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन आप एक्सेल में करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हाँ, एक फेयर फैक्टर जो स्टूडेंट्स के दिमागों में था, अभी भी है, कि सर हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है, स्लो है, हमारी तो हाथ की लिखने की स्पीड तेज है। तो ये आपकी खाम ख्याली है, आपके हाथ की लिखने की स्पीड भी बेकार ही है। ठीक है, क्योंकि आप लिखते काफी कम है, टाइपिंग आप ज्यादा करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। ये आप अपनी स्ट्रेंथ अगर आपकी नहीं है तो बनाने के लिए टाइप है। यू कैन टाइप फास्ट, यू कैन टाइप फास्ट, यू कैन प्रैक्टिस टू टाइप फास्ट। दिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, दिस इज नॉट अ बॉटलनेक, बट यस दिस इज अ प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट, आर यू गेटिंग दिस? जो आप गंदी राइटिंग की वजह से आपके आंसर्स एग्जामिनर को समझ नहीं आते थे and you were losing marks, luckily when you will type your answers you might not lose those marks, because now your poor writing will not become a hindering factor in losing your marks or in scoring good marks. Getting? हार्ड कॉपीज परमिटेड नहीं है, डिजिटल वर्जन एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर ही दिया हुआ होगा। ठीक हुई बात। और चूंकि अब तो ये सेशंस भी ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन ही हम पढ़ते हैं। और अच्छा देखो, डिजिटल वर्जन में दिया हुआ है, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो, दिस इज अ गुड थिंग। हाँ, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो हम हाईलाइट, स्टूडेंट्स कहते रहे कि सर हम हाईलाइट करके नहीं ले जा, हाईलाइट करके नहीं ले जा पा रहे, हम उसको बुकमार्क नहीं कर पा रहे, हम उससे फेमिलियराइज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कौन सा बेयर एक्ट गिवन होगा हमें एग्जाम के अंदर। इट्स नॉट अ बिग डील। वही सॉफ्ट कॉपी है, हाँ इंडेक्स्ड नहीं है, वो इंडेक्स्ड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बेयर एक्ट इंडेक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सेक्शन नंबर दिया हुआ है या पेज नंबर, सेक्शन का पेज नंबर दिया हुआ है, आपने क्लिक किया उस सेक्शन पे पहुंच गया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। ठीक है, देन जो ये ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी है बेयर एक्ट की, ऑनलाइन ये डिजिटल वर्जन है। मैं क्यों कह रहा हूँ दैट दिस दिस विल हेल्प यू। सेल्स टैक्स के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो सेल्स टैक्स के अंदर एग्जामिनर नाम लेकर आइटम्स पूछ रहा है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। अब वो हो सकता है फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हो सकता है सिक्स शेड्यूल में हो सकता है थर्ड शेड्यूल में, हो सकता है एट्थ शेड्यूल में हो, रिड्यूस रेट का आइटम हो। अब आपको ढूंढना पड़ता था, पन्ने घुमाने पड़ते थे, सारे आइटम रीड करने पड़ते थे, ताकि क्लिक कर सके कि किस शेड्यूल में आपने उस आइटम का रेट और ट्रीटमेंट ढूंढना है। बट व्हाट विल हैपन नाउ? नाउ थिंग्स विल गेट इजियर। एग्जामिनर ने मिसाल के तौर पर पॉलीप्रोपाइलिन ग्रेन्यूल्स दिया हुआ है, पॉलीप्रोपाइनिल ग्रेन्यूल, अब सर्च कर लो ना भाई,
लिख लो, Ctrl F सर्च कर लो, जहां भी होगा सामने आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? इसी तरह किसी भी नाम की कोई भी चीज दी हुई, रिड्यूस डेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर्च कर लो, देख लो भाई। Are you getting this? So according to me, the digital version will help you out. ठीक है, हम ड्यूरिंग लेक्चर्स हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपीज ऑफ बेयर एक्ट है, अच्छा भाई हमारे पास एफबीआर का भी बेयर एक्ट है, ठीक है, एफबीआर के बेयर एक्ट को मैंने लिंक कर दिया। यानी कि इस एफबीआर के बेयर एक्ट से हमें क्या फायदा होगा? एफबीआर का बेयर एक्ट भी है, एक और भी बेयर एक्ट भी मेरे पास, खालिद पेटी वाला का बेयर एक्ट भी है, ठीक है, सॉफ्ट पे, जिसको हम रेफर कर लेंगे, जिससे हम पढ़ सकते हैं। उसके अंदर सारे के सारे लॉज कंबाइंड हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इसको हमने क्लिक कर दिया, तो मैंने इसको लिंक किया हुआ है, आई विल शेयर दिस विद यू। अभी हमें पेज नंबर 38 पर पहुंचा देगा, ठीक है, टैक्स ऑन बिल्डर डेवलपर पर, कोई भी सेक्शन हो। हाँ, एग्जाम के अंदर जो डिजिटल कॉपी होगी, एग्जाम के अंदर जो डिजिटल कॉपी होगी उसके अंदर ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगी, ये जो मैंने अपने पास इस कॉपी के अंदर लिंकिंग की हुई है, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का सेक्शन आपको देखना है, आप 81 पे क्लिक किया, इसने आपको 81 पे पहुंचा दिया। आर यू गेटिंग दिस? इसी तरह शेड्यूल के अंदर मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट शेड्यूल में आ गए, आपको रेट्स चेक करने, फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट रेट्स, ओके, फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट रेट्स। हमने कहा भाई रेट्स पर आ जाए, ये शेड्यूल्स पर आ गए। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 रेट्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा या उसका पेज नंबर लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? हमने इसको क्लिक किया, हम पहुंच गए, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस विथ यू, आई विल कीप दिस ऑर्डिनेंस ऑन द पोर्टल सो दैट you could utilize during your preparation. Are you getting this? ठीक है बेटा, तो ओपन बुक से रिलेटेड और डिजिटल सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड, सीबी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और शुड वी मूव ऑन? फाइंड का फंक्शन होगा बेटा, Ctrl F होगा उसमें, सेक्शन पेजेस से लिंक्ड नहीं होंगे, पेज नंबर नहीं होंगे, एक दफा फिर भी देख लूंगा। आपको स्क्रॉल करके सेक्शन के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, Ctrl F होगा। और कोई सवाल बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? देखो बेटा, उस पर होगा ये कि आई ट्राई टू कीप 1 लाइव क्लास पर वीक। ऐसा भी हो सकता है किसी की वीक ना रखूं और मैं रिकॉर्डेड कंटेंट को रिकॉर्ड करके पोर्टल पर प्लेस कर दूं। व्हाई? बिकॉज टाइमिंग्स मैच नहीं करती, तो स्टूडेंट्स नहीं आते, ठीक है। तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम ना भी रखा जाए और अगर रिकॉर्ड करके दे दिया जाए, सो इट आल्सो सफाइसेस द नीड, बट आई विल ट्राई टू कीप एटलीस्ट 1 लाइव क्लास पर वीक, ताकि उसके अंदर हम अपना डिस्कशन भी कर सकें, प्रैक्टिस भी कर सकें, और उस लाइव क्लास के अलावा भी मेरी कोशिश होगी कि मैं कंटेंट आपको पोर्टल पर अवेलेबल कर दूं। बट आई विल मेक इट वेरी क्लियर, बिफोर 5 मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक तक पेस थोड़ी स्लो रही, ठीक है, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक तक मेरी कुछ कमिटमेंट्स भी हैं। तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक और आपके रिजल्ट
भी शायद आ जाएगा तब तक। फरवरी के फर्स्ट वीक तक पेस थोड़ी स्लो रहेगी, 1 लाइव क्लास पर वीक होगी, हो सका तो 2, अदरवाइज 1 लाइव क्लास पर वीक होगी, और हमारी कोशिश होगी कि उस लाइव क्लास के अंदर हमारी अच्छी कवरेज हो जाए। बट आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ फैब हमारी पेस बढ़ जाएगी, ठीक है। हमारी कवरेज बढ़ जाएगी, हो सकता है 2 सेशंस 3 सेशंस में डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो आपकी कवरेज बढ़ेगी। उससे पहले पहले कवरेज स्लो रहेगी हमारी, ठीक है। अच्छा, और अगर कवरेज स्लो रहेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ एरियाज जो कि जाहिर सी बात है कॉमन भी हैं, और जाहिर सी बात है वो कवर हमें करने, वो कॉन्सेप्ट हमने कवर करने। सो व्हाट आई कैन डू दिस, अगर जो इजी एरियाज होंगे, जो इजी एरियाज हैं, जो सेम एरियाज हैं, जो सिमिलर हैं, मिसाल के तौर पर सैलरी इनकम। अब सैलरी इनकम को हम क्विकली तो जाहिर सी बात है डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहुत डिटेल के अंदर करने का सी पैनल में वो एग्जाम ही नहीं होता, टेस्ट ही नहीं होता। सो आई कैन रेफर यू द सीए इंटर, रेलेवेंट वीडियोस ऑफ सीए इंटर, आप जाएं और जाकर देखें, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे, बट इन अ क्विक फैशन, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा टाइम लगाने का फायदा नहीं। सो दिस विल बी आवर अप्रोच आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ फैब, our speed and coverage will inshallah enhance। अच्छा भाई, एक और चीज भी मैं शेयर कर दूं। अच्छा भाई, तो कोर्स की ड्यूरेशन 125 130 आवर्स तक पहुंच जाती है। बस यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा आपको डरा, ताकि आप डर ना जाए बहुत ज्यादा, इसलिए बस मैंने इधर मेंशन कर दिया है 100+ आवर्स, ठीक है। 100+ आवर्स। चलो, number of live classes per week, initially it will be 1, but it can be increased to 2 3, ठीक है। एस्टिमेटेड कोर्स कंप्लीशन, कोशिश हमारी ये होगी कि मई का मंथ आपको मिल जाए, बट कीप 15th मई इन योर माइंड, ठीक है, अराउंड 15-20। अच्छा, 360 डिग्री फैसिलिटेशन ऑन कैंपस। एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि ऑन कैंपस में स्टूडेंट्स आते नहीं है, नहीं आ पाते फर्म की वजह से, किसी वजह से। तो हम लाइव ऑनलाइन वाला सेशन तो होगा हमारा, ऑन कैंपस करने का फायदा नहीं होता, रखने का फायदा नहीं होता। सो ये लाइव ऑनलाइन सेशन होगा हमारा, और रिकॉर्डेड कंटेंट होगा पोर्टल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आई कैव गाइड ऑन ओपन बुक पॉलिसी, ये हम डिस्कशन कर चुके, ठीक है। फ्रॉम समर 2019 ये ओपन बुक हो चुका है, यूज कर सकते हैं। अंडर सीवी एग्जाम्स वेयर सॉफ्ट कॉपी विल बी मेड अवेलेबल बाय आई कैव, ठीक होगी बात। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अच्छा भाई, अच्छा बेटा, क्या आपको ये चैप्टर 1 हैंड आउट 1 क्या आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है? कंफर्म कर दें। गुड। गो कि आज हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ बातें करेंगे, बुनियादी बातें करेंगे, बेसिक बातें करेंगे, एंड विल डिस्कस दिस फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। चैप्टर 1 के अंदर, अच्छा जरूरी नहीं है मैं आपको हर चैप्टर फॉर्म के अंदर दे रहा हूँ, बिकॉज काफी सारी चीजें हम बेयर एक्ट से कवर कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे सेक्शन, जो कोर्स के हिसाब से जो सेक्शन है बेयर एक्ट से पढ़ रहे होंगे।
प्रैक्टिस मटेरियल हम आई कैप की एग्जाम किट से भी कवर कर रहे होंगे, पास्ट एग्जाम पेपर से भी कर रहे होंगे, रेफरेंस बुक से भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा आई विल कीप ऑन शेयरिंग दैट डॉक्यूमेंट, सो यू डोंट हैव टू वरी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम कुछ काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी पढ़ेंगे जो हैंडआउट में लिखे हुए नहीं है, एंड आई विल मेक अ समरी पॉइंट ऑफ दोस व्हाइल आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले मैं एक ऑर्डिनेंस का ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, ठीक है। लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक। चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। चलो, इंट्रोडक्शन टू income tax ordinance 2001, the core law of income tax which we have to study। चलो, एक स्केच ऑफ इनकम टैक्स लॉ ये आपके सामने आ रहा है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस comprises of 13 chapters and 14 schedules। चलो, चैप्टर्स में डिवाइडेड है, शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, क्या है, क्यों डिवाइडेड है? मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं। हमारे पास कोई भी बुक होती है ना, वो चैप्टर्स में डिवाइड होती है, चैप्टर्स में डिवाइड होती है, टॉपिक्स में डिवाइड होती है, सब टॉपिक में डिवाइड होती है। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ हायरार्की। जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर की कोशिश ये है, और जो कोर्स का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यूज करना भी आए। पहले ये सब्जेक्ट ओपन बुक नहीं होता था, ठीक है, याद करना होता था, समझना होता था, और एग्जाम अपेयर करना होता था। बट नाउ इट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, सो ऑब्वियसली द objective of the exam is that you get to understand this ordinance। आप इसको खोलना जाने, आप इसको सीखना जाने, पढ़ना जाने, कोई चीज आपको रेफर करनी है, आप उसको रेफर करना जाने, कहाँ लिखी है आपको पता होना चाहिए, रेट्स कहाँ लिखे हैं पता होना चाहिए, एग्जाम्पशंस कहाँ लिखी हैं पता होना चाहिए, किस तरह से डिवाइडेड है क्या नहीं है, हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। चलो, मेरा चैप्टर्स भी हैं, शेड्यूल्स भी हैं, चैप्टर्स भी हैं और शेड्यूल्स भी हैं। 13 चैप्टर्स हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। चैप्टर्स के अंदर हमें नजर आएंगे सेक्शंस, सबसेक्शंस, सेक्शंस, सबसेक्शंस, ये देख लेना। अब मिसाल के तौर पर ये चैप्टर आ गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया। अब ये चैप्टर आ गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर देखें, चैप्टर 3 में देखें पार्ट्स आ गए। चैप्टर 3 पार्ट 1, ठीक है, तो देखें ये लिखा हुआ ना, both chapters and schedules are divided into parts, and then parts are further divided into divisions। टॉपिक होता है, सब टॉपिक होता है, फिर उसके अंदर मजीद कुछ हेडिंग, सब हेडिंग्स आ सकती हैं, ऐसे ही सीन यहाँ पर भी है। चैप्टर्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोर चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर डिविजन्स हैं, डिविजन्स के अंदर सेक्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में पार्ट्स हो, डायरेक्टली सेक्शंस भी हैं। जरूरी नहीं है हर पार्ट में डिवीजन हो, डायरेक्ट सेक्शंस भी हैं। जहां जरूरत पड़ेगी सब डिवाइड कर देंगे, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं करेंगे भाई, लॉ मेकर की मर्जी, जहां कर दिया, जहां नहीं किया नहीं किया भाई, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेक्शन है 1 2 3। चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स, डायरेक्ट सेक्शन है 4 4B 4C 5 5A 5 AA 6 7, ठीक है। चैप्टर 3 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये पार्ट्स में डिवाइडेड, देख सकते हैं आप। पार्ट 1 के कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, पार्ट 2 हेड ऑफ इनकम सैलरी, पार्ट 3 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पार्ट 4 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर सब डिविजन है। डिवीजन 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस, डिवीजन 2 इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिडक्शंस के जर्नल प्रिंसिपल, डिवीजन 3 डिडक्शन के स्पेशल प्रोविजंस, डिवीजन 4 बिजनेस इनकम की अकाउंटिंग, सेक्शन 5 कैपिटल गेन, सॉरी पार्ट 5 कैपिटल गेन। पार्ट 5 में कोई डिवीजन नहीं आ रहा, नहीं जरूरत भाई, बिजनेस इनकम फैला हुआ है, बड़ा है, डिवीजन की जरूरत है, ठीक। कैपिटल गेन्स कोई डिवीजन नहीं, पार्ट, दैट्स इट।
अच्छा, जब हम ये पार्ट पढ़ेंगे, अब कैपिटल गेन से रिलेटेड है रूल्स, तो रूल्स भी पढ़ेंगे साथ में। So basically, when we will be discussing any part, any chapter, we will try to study the relevant rules along with that chapter as well. Okay. Part 6, income from other sources. Part 7, exemptions and tax concessions. 8, losses, deductible allowances, tax credits. Chapter 4 शुरू हो गया। ठीक है, चैप्टर 4 के कॉमन रूल्स। अब वो कॉमन रूल्स सब पर एप्लीकेबल होंगे, सारे हेड्स ऑफ इनकम पर एप्लीकेबल होंगे। अपॉर्शनमेंट सारे हेड ऑफ इनकम पर एप्लीकेबल है। फेयर मार्केट वैल्यू का प्रिंसिपल सारे हेड्स ऑफ इनकम पर एप्लीकेबल है। टैक्स ये एसेट्स, ये सारे एसेट से रिलेट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस एसेट हो, चाहे वो कैपिटल एसेट्स हो। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द स्ट्रक्चर। उसके अंदर सेक्शन है। अच्छा, एक तो चैप्टर्स हो गए। चैप्टर्स, पार्ट्स, डिविजन, सेक्शंस। जरूरी नहीं पार्ट्स डिविजन, चैप्टर में डायरेक्टली सेक्शन भी हो सकता है। चैप्टर में पार्ट्स कंट्री में सेक्शन होते हैं, जरूरी नहीं डिवीजन हो। अब आओ शेड्यूल्स पर। तो एक है चैप्टर्स, एक है शेड्यूल्स। आओ देखते हैं शेड्यूल्स क्या है। वैसे मिसाल ले लो। एक सौ तेरह 113 पर आ जाओ। मिनिमम टैक्स ऑन सर्टेन पर्सन। ठीक। अच्छा, मिनिमम टैक्स की परसेंटेज क्या है? मिनिमम टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन पर्सन। देखते हैं भाई, मिनिमम टैक्स के सेक्शन के अंदर ना परसेंटेज ढूंढते हैं। हमें परसेंटेज नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ टेबल इन डिवीजन 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। डिवीजन 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 9 में जाओ तो तुमको रेट मिल जाएगा। और शेड्यूल के अंदर हम सेक्शंस नहीं कहते, हम कहते हैं क्लॉजेज हैं। सेकंड शेड्यूल क्लॉज दिस, फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज दिस। फर्स्ट शेड्यूल में तो टेबल्स बने हुए, ठीक, डिवीजन टेबल के बने, टेबल बने हुए। तो हम फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में डिवीजन 9 में चले जाते हैं तो हमें 113 का टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 डिवीजन 9, जहां तक मुझे पढ़ा ये लिखा हुआ शायद। और फर्स्ट शेड्यूल में जाते हैं, कहाँ है फर्स्ट शेड्यूल? सेक्शंस खत्म होंगे तो फिर शेड्यूल शुरू होंगे। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन किस चीज का पार्ट है? रेट्स का। देखो, रेट्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, और उसका डिवीजन कौन सा? तो डिवीजन 9 था ना। अब थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा और डिवीजन 9 पर हमें पहुंचना पड़ेगा। आगे डिवीजन 9, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। और आप देखें मिनिमम टैक्स की परसेंटेजेस गिवन हैं 0.75, 0.5, 0.25 एंड 1.25। ठीक है, so basically schedules will also be supporting the sections। अच्छा भाई, अब शेड्यूल्स के नाम देखते हैं क्या क्या है। चैप्टर्स तो हमने देखे ना, चैप्टर के अंदर टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम का चैप्टर था, उसके अंदर फिर पार्ट्स थे, डिविजन्स थे, सब देखा। लेट्स हैव अ लुक एट द शेड्यूल्स। शेड्यूल्स कौन कौन सा? पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट रेट्स ऑफ टैक्सेशन। आपको कोई भी रेट ढूंढना होगा आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। कोई भी सेक्शन पढ़ रहे होंगे उसके अंदर कोई रेट आएगा, बोला जाएगा भाई फर्स्ट शेड्यूल के डिवीजन दिस पार्ट दिस के अंदर जाओ, आपको रेट मिल जाएगा। जाओ, तो रेट मिलेगा। सर तो कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया? सर इसको तो कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया? वहीं रेट लिख देना, वहीं रेट लिख देना, कहाँ शेड्यूल में जाएंगे, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। मैंने कहा पहली बार सब कुछ इतना ही आसान कर देंगे तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को और लॉयर को पूछेगा कौन भाई? इतना ही सिंपल कर देगा। अगर हर बंदा ही लॉ समझ गया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, लॉयर की रोजी रोटी तो थोड़ी खतरे में पड़ जाएगी ना। तो जाहिर सी बात है, लॉ का एक प्रोटोकॉल होता है एंड लॉ
इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। किताब की तरह, नॉवल की तरह और आपको समझ आ जाए, कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी होगी। खैर, ये कोई रॉकेट साइंस टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन आइडिया इज कि जब चेंज आएगा तो अब कोर लॉ के अंदर चेंज नहीं आ रहा, उसके शेड्यूल के अंदर, रेट के अंदर चेंज आ गया। आसान काम हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल, रेट्स ऑफ टैक्सेशन। अब कैपिटल गेन की सिक्योरिटीज के रेट में चेंज लाना है, तो हमने कहा फर्स्ट शेड्यूल के फला डिवीजन, फला पार्ट के फला डिवीजन में जाकर चेंज कर दो, खत्म। उसूल वही है, लॉ वही है, ट्रीटमेंट वही है, उसमें चेंज नहीं आया, रेट में चेंज आया, शेड्यूल में चेंज। ठीक। सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल किस चीज का शेड्यूल है जरा देखो। सेकंड शेड्यूल टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है, बहुत ज्यादा फायदे का शेड्यूल है। क्योंकि सेकंड शेड्यूल आपको क्या बताएगा? एग्जेम्पशंस बताएगा, टैक्स कंसेशंस बताएगा। सेकंड शेड्यूल के भी पार्ट्स, पार्ट वन क्या बताएगा भाई? पार्ट वन आपको बताएगा एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। टोटल इनकम में से क्या क्या चीजें लेस हो सकती हैं? टैक्स रेट्स किस किस के लेस हो सकते हैं, किस किस के रिड्यूस्ड रेट्स हैं, किस पर लायबिलिटी कंप्यूट होने के बाद रिडक्शन अप्लाई होगी, और कहां किस केस में पूरा प्रोविजन ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो काफी सारे फायदे की बातें हैं जब सेकंड शेड्यूल, विल कीप ऑन रेफरिंग सेकंड शेड्यूल एज वी डिस्कस द हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, उनके साथ साथ ये सारे एग्जेम्पशन आती रहेंगी। थर्ड शेड्यूल में क्या है भाई? रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पढ़ा है आपने सी एंटर के अंदर, दोबारा आएगा। फोर्थ शेड्यूल में रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। बहुत ज्यादा हमसे रिलेट नहीं करता, इंश्योरेंस बिजनेस इज स्पेसिफाइड इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक, एग्जामिनेबल नहीं है इतना। अच्छा, आओ जरा एक नजर भी मारते हैं ना इनकम टैक्स। अच्छा, चेक करो जरा इनकम टैक्स के अंदर लिखा क्या हुआ है? शेड्यूल्स टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा, कोर्स के अंदर सारे शेड्यूल डाल दिए, लेकिन कोर्स की आउटलाइन बनाने वाला ये भूल गया कि भैया ये जीन का बच्चा नहीं, इंसान का ही बच्चा है जिसने पढ़ना है और पेपर देने हैं। तो ऑब्वियसली ये जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, हाँ, इसका एक ओवरव्यू तो आपके जहन में होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कि कुछ चीज पूछ ली तो क्या। अदरवाइज दीज आर वेरी स्पेसिफाइड शेड्यूल्स। जैसे मैं आपको बताऊं, फिफ्थ शेड्यूल, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक शेड्यूल for computation of profits and gains from the exploration and production of petroleum and mineral deposits. लास्ट ईयर एक कंपनी थी, नाम भी मेरे जिन से निकल गया, अभी आ जाएगा नाम। तो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी थी, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी। तो उसके उसके बाद उसको उनको टैक्स के ऊपर टैक्स की वर्कशॉप कंडक्ट करनी थी, ट्रेनिंग देनी थी। दिस इज वेरी स्पेसिफाइड शेड्यूल। ठीक है, कि ऑन शोर ड्रिलिंग से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा उसकी उसकी क्या परसेंटेज है, ऑफ शोर के केस में क्या डिडक्शंस अलाउड हैं, क्या डिडक्शंस अलाउड नहीं है, स्पेसिफिक शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल, इट्स अबाउट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड को अप्रूव कराएंगे, उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या एग्जेम्पशंस हैं, क्या लिमिट्स हैं, ये सारी चीजें सिक्स्थ शेड्यूल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, द गुड थिंग इज, याद आपने कुछ भी नहीं करना, लॉ आपके सामने अवेलेबल है। Good thing is you don't have to learn anything. But yes, the underpinning concept should be in your mind. हर चीज के लिए लॉ नहीं खोलोगे। Rules for computations of profits and gains of a banking company. Again, highly unlikely कि एग्जामिन हो, लेकिन कभी पूछा जा सकता है। कुछ चीजें इसमें आसान सी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। Rule for computation of capital gain on listed securities, very important, very examinable and very important. Rule for computation of tax bill and profits and gain of a trader falling under section 99A.
पढ़ेंगे, देखेंगे। रूल्स फॉर पर्सन नॉट अपियरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होता उसके ऊपर कहाँ कहाँ कौन कौन से टैक्सेस डबल हो जाते हैं, विदहोल्डिंग डबल हो जाती है, देखेंगे। रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिल्डर डेवलपर, अगेन स्पेसिफाइड सेक्टर है, स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक चीजें आईकैप का एग्जामिनर नहीं पूछता, नहीं आती। इंपोर्ट की कैटेगरीज इंपॉर्टेंट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के नाम इंपॉर्टेंट, रूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमई टैक्सेशन के लिए अलग से रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट। क्या और चीजें हैं, क्या सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सर यही चैप्टर्स शेड्यूल्स, क्या नहीं, इनकम टैक्स के रूल्स पूरे पूरे एग्जामिन होंगे, नोटिफिकेशन एसआरओ, लॉ में कोई अमेंडमेंट आनी होती है, चेंज आना होता है, या नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, एसआरओ के थ्रू आता है। सर्कुलर, सर्कुलर क्या होते हैं सर, सर्कुलर एफबीआर की क्लैरिफिकेशंस को कहा जाता है, ठीक है। एफबीआर जब किसी चीज को, लॉ को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो लॉ मेकर एफबीआर नहीं है, एफबीआर इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। लॉ कौन बना रहा है, टैक्स लॉ कौन बना रहा है, टैक्स लॉ गवर्नमेंट बना रही है, इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट सेशन के अंदर। टैक्स लॉ कौन बना रहा है, फाइनेंस एक्ट कौन लॉन्च कर रहा है, फाइनेंस एक्ट कौन बना के असेंबली में प्रेजेंट करके अप्रूव कर रहा है, गवर्नमेंट। लॉ एफबीआर नहीं बना रहा। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते हमें बोल देंगे कि टैक्स वाला और टैक्स वाले से मुराद हमारी एफबीआर होगी, लेकिन लॉ और टैक्स के लॉ को बनाने वाली गवर्नमेंट है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट, ठीक है। लॉ बन गया, अब एफबीआर क्या कर रहा है, उस लॉ को क्लैरिफाई कर रहा है, सर्क्यूलर। लेकिन ये सर्क्यूलर टैक्स पेयर पर बाइंडिंग नहीं होते। लॉ के अंदर एक बात लिखी हुई है जिससे दो मतलब निकल रहा है। टैक्स वाला कह रहा है कि भैया इसका मतलब ये है कि तुमने इतना टैक्स देना है, और टैक्स पेयर ये कह रहे हैं मेरा तो मतलब, मैं तो ये मतलब निकल रहा हूं कि ये टैक्स इस केस में नहीं देना, या कम देना है, या रिड्यूस देना है। हमने कहा फिर एफबीआर के सर्कुलर मौजूद है, एफबीआर की इंटरप्रिटेशन मौजूद है, लेकिन टैक्स पेयर अपना मतलब इसमें डिराइव कर सकता है अगर वो लीगली जस्टिफाइबल है तो, और उसके ऊपर वो स्टांस ले सकता है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको चैलेंज कर सकता है, उसको अपनी फेवर के अंदर अप्लाई कर सकता है। ये हम देखेंगे डिटेल के अंदर कई जगहों के ऊपर। तो एफबीआर की क्लैरिफिकेशन टैक्स पेयर पर बाइंडिंग नहीं है। सर्कुलर लेटर किसको कहते हैं, सर्कुलर लेटर इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी टैक्स पेयर ने किसी लॉ की क्लैरिफिकेशन के लिए एफबीआर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट किया, और एफबीआर ने वो सर्कुलर लेटर उसको इशू किया। इशू तो एफबीआर ने किया, सर्कुलर लेटर, लेकिन वो पर्टिकुलर टैक्स पेयर को इशू किया है। अगेन एफबीआर की तरफ से क्लैरिफिकेशन है, नॉट बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर। चाहे तो अमल करे, बहुत अच्छी बात है, एफबीआर तो बहुत खुश होगा, लेकिन अगर तो वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट जा रही है और लॉ से कोई और मीनिंग डिराइव हो रहा है जो टैक्स पेयर के बेनिफिट वाला मीनिंग है, टैक्स पेयर शुड ऑप्ट दैट मीनिंग और विल ऑप्ट दैट मीनिंग। आर यू गेटिंग? इनकम टैक्स रूल्स, ये तो लॉ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो लॉ है, रूल लॉ है, नोटिफिकेशन लॉ है, लॉ का हिस्सा है, लॉ का पार्ट बन गया। सर्कुलर, सर्कुलर लेटर लॉ का हिस्सा नहीं है, ये एफबीआर की क्लैरिफिकेशन है। टैक्स पेयर अगर चाहे उसको फॉलो ना करे, अगर तो लॉ के अंदर एम्बिग्युइटी है और उसके मतलब की कोई फेवर की बात नहीं कर रही। आर यू गेटिंग दिस? So this is thorough overview of the law, what's included in your course, sketch of the income tax ordinance, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी डिटेल चीजें हैं वो हमें पढ़नी है, डिस्कस करनी है, सेक्शन वाइज आपके कोर्स के जो सेक्शंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आज हम इसको इधर तक ही रखेंगे। आज हम बहुत ज्यादा खतरनाक बातें नहीं करेंगे, और इसको नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होती है। व्हाट्सएप ग्रुप मेरे ख्याल में CFAP 5 का बना हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लोगों के हमारे पास आ गए होंगे। आई विल आस्क द टीम टू ऐड यू ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, या आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम क्लास की टाइमिंग भी शेयर कर लेंगे, बट the timing of the class will usually be on Saturdays at 8। पहले भी हो सकती है,
लेकिन उसको हम कम्युनिकेट कर देंगे ग्रुप के ऊपर। ठीक हो गई बात? Thank you so very much for attending this session. May Allah Almighty bless you all. Take care a lot. See you in the next session. Remember me and all your tutors in your prayers. Allah पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे, जो आपने पेपर्स दिए हैं उसमें कामयाब करे, और अल्लाह पाक हमारी इस जर्नी को, बेटा डे में मुश्किल है, क्लास शाम में ही होगी, इवनिंग में, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की फर्म्स की कमिटमेंट की होती है। ठीक है, अल्लाह पाक आपकी इस जर्नी को आसान करे, अल्लाह पाक हमारी इस कोर्स को आसान करे, डिलीवर करना, कंप्लीट करना, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना, और हर वो चीज़ कवर करना जो आपके एग्जाम में आएगी या सकती है। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, ताकत दे, सारी तौफीक अल्लाह की तरफ से। ठीक है बेटा, थैंक यू सो वेरी मच। may Allah bless you all. Take care a lot. अल्लाह हाफिज।